और बीजेपी अक्सर कहती है कि उसका चाल, चेहरा और चरित्र दूसरी पार्टियों से अलग है। लेकिन मैं चाल चेहरे वाले इस नैरेटिव में उलझे बिना एक बात तो जरूर कहूं कि बीजेपी वक्त से पहले वो फैसले ले लेती है जो भविष्य की बुनियाद रखते हैं। वो भले ही चौंकाने वाले हों, लेकिन जब उसका नैरेटिव आगे का समझ में आता है, उसकी डिजाइनिंग के पीछे की वजह समझ में आती है, तो समझ में आता है कि बीजेपी वास्तविकता में 2047 तक के विजन को लेकर आगे चल रही है। और दूसरी बात यह भी कि कांग्रेस के उलट बीजेपी जो फैसले लेती है उसे लागू भी करती है। अब मैं आपको बताती हूं कांग्रेस से संबंधित एक बात। 2022 में कांग्रेस ने उदयपुर अधिवेशन किया था। मैं वहां खुद उसे कवर करने गई थी उदयपुर में। अरावली इसकी पहाड़ियों के बीच में एक 5 स्टार होटल में अशोक गहलोत की सरकार ने उस पूरे उदयपुर अधिवेशन को एग्जीक्यूट किया था। और आप मानेंगे कि पूरी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के साथ साथ सेकंड लाइन लीडरशिप, थर्ड लाइन लीडरशिप वहां पहुंची। यहां तक कि जो कांग्रेस की विचारधारा वाले जो इंटेलेक्ट्स थे वो वहां पहुंचे थे। और 3 दिन के उस अधिवेशन में जो मैंने कवर किया, बड़े बड़े संकल्प लिए थे। और मुझे लगा और पत्रकारों को भी लगा कि शायद अब कांग्रेस कुछ बड़ा बदलाव करती है, कुछ बहुत बड़ा बदलाव होगा और पार्टी बदल जाएगी, पार्टी में बहुत सारी चीजें बदलेंगी। अच्छा, उन 5 बड़े संकल्प थे, वो घोषणाएं थी, वो बहुत अहम थी। पहला था कि संगठनात्मक सुधार, एक परिवार एक टिकट। दूसरा, युवाओं और सामाजिक समीकरणों पर जोर। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीसरे थे नए विभागों की स्थापना। इसमें 3 नए विभाग बनाए गए। पब्लिक इंसाइट विभाग, फीडबैक, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। चुनाव प्रबंधन विभाग, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, मैकेनिज्म। और राष्ट्रीय परीक्षण संस्थान, ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन संकल्प तो लिए गए, धरातल पे आज 2025 है, उसे आज तक नहीं उतारा गया। जब सोनिया गांधी ने, जब बात युवाओं की थी कि पार्टी में 50% युवा आएंगे, तो सोनिया गांधी के बाद उनसे भी बुजुर्ग अध्यक्ष लाए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे की काबिलियत का सवाल नहीं, वो बेहद काबिल व्यक्ति हैं। लेकिन जब युवा संकल्प लिया गया कि पार्टी युवाओं के हाथ में देनी होगी, तो फिर क्यों नहीं हुआ? एक भी संकल्प धरातल पे नहीं उतरा, ना ट्रेनिंग हुई, ना फीडबैक मैकेनिज्म हुआ। और नतीजा ये कि आज कांग्रेस कहां आकर खड़ी हो गई, यह आपसे छुपा नहीं है। इसमें एक खास बात है कि संकल्प लिया कांग्रेस ने और पूरा किया बीजेपी। और अब बीजेपी युवा नेतृत्व की अगुवाई में तेजी से दौड़ने के लिए तैयार हो चुकी। लेकिन ये तैयारी आज की नहीं है। नितिन नवीन बीजेपी में कोई आज की खोज नहीं। बेशक उनके पिता नवीन किशोर बिहार की राजनीति के चर्चित शख्सियत थे और नितिन नवीन को सियासत उनकी विरासत के तौर पर ही मिली। लेकिन यह भी सच है कि नितिन नवीन ने कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पहले हर परीक्षा को पार किया और कई जगह अव्वल नंबर से भी पास किया। 5 बार विधायकी दी। ऐसा नहीं कि ऊपर से आए और कैबिनेट मंत्री बन गए, ऐसा नहीं था। बल्कि इस बार की टिकट में तरुण चुग वहां पर थे और कहानी आती है कि माना जा रहा था कि नहीं, किसी और का इसको टिकट दी जाए। और उसके बाद उनको टिकट भी मिली। और उनका सपना क्या था? कुछ समय पहले उनका सपना था कि राजनीति में हाईएस्ट मैं बिहार का अध्यक्ष बन जाऊं। और अब कुछ समय बाद उनका सपना था कि मैं डिप्टी सीएम बनूं। लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था, बड़ी जिम्मेदारी दी गई उनको। नितिन नवीन ने एबीवीपी से जुड़कर, मैं उनका अगर सियासी सफर आपको बताऊं तो एबीवीपी से जुड़कर उस बतौर छात्र राजनीति अपने करियर की शुरुआत की थी। पिता के निधन के बाद नितिन नवीन पहली बार पटना पश्चिम, यानी आज का बांकीपुर सीट है वो, 2006 से उपचुनाव जीतकर उन्होंने विधायक बने। और उसके बाद उन्होंने 2010, 15, 20 और अब 25 में लगातार जीत दर्ज की। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा में महामंत्री भी रहे। 2023 में नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पार्टी ने चुनाव का सह प्रभारी बनाया और पार्टी को बड़ी जीत मिली। उसके बाद लोकसभा चुनाव में उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभार भी मिला और यहां भी उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की। और यही वो समय था जब वो अमित शाह से बड़े क्लोजली काम किया। छत्तीसगढ़ में अमित शाह बहुत क्लोजली काम भी कर रहे थे। उसका एक रीजन था नक्सलवाद। लेकिन उनका सबसे बड़ा कमाल रहा
2025 के, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, समझनी जरूरी है कि रिवॉर्ड क्यों दिया जाता है। 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब वो पूरी तरह से अमित शाह के डेटा मैनेजर बन के सामने आए, शाह ने उन्हें जीविका दीदियों की शपथ दिलाकर बीजेपी के लिए वोट डलवाने के लिए प्रेरित किया और कहा जा रहा है कि नितिन नवीन ने न सिर्फ इस जिम्मेदारी को पूरा किया बल्कि एक एक वोट का डेटा अमित शाह तक पहुंचाया, ऑन रिकॉर्ड भेजा उन्हें। जैसे जीविका दीदी है, एक जीविका दीदी को ये शपथ दिलाई, देखिए उनको वो लाभार्थी होते हैं तो उनको पूरी तरीके से उनकी इंफॉर्मेशन जोड़ी सरकार के साथ, सारे जो सरकारी योजना है उनसे जोड़ा, उनको उनके खाते में पैसे गए और उनसे ये शपथ भी दिलवाई कि आप 10 और दीदियों को बीजेपी को वोट कराएंगे। और उन हर एक दीदी ने ये शपथ ली कि मैं 10 और दीदी को वोट कराऊंगी। यहाँ तक कि कई जीविका दीदियों का जो ग्रुप है उन्होंने वो नाम भेजे कि मैंने इन 10 दीदियों को वोट कराया और वो पूरा डेटा अमित शाह के पास था। इसीलिए शायद पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट थी कि हम जीत रहे हैं, और जीत ही नहीं रहे। अब देखिए जीत कैसी हुई। तो ये जो डेटा मैनेजमेंट किया अपने चुनाव के साथ साथ जीविका दीदी का जो पूरा मैनेजमेंट, शायद यही वो एक आखिरी का धक्का रहा जिससे नितिन नवीन को यहाँ पर